Good afternoon, students. Welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, आज हम ग्रामर का चैप्टर लेने जा रहे हैं, चैप्टर थर्ड, modals. Modals are those words which are used to express helping verbs. ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स को रिफ्लेक्ट करें उन्हें हम कहते हैं modals. स्टूडेंट्स, आपको ये पहले समझ जाना होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं. वर्ब्स वो हैं, कोई भी मेन काम जो हम इंग्लिश में करें वो वर्ब्स के तौर पर रिफ्लेक्ट होगा. और वर्ब्स की टू काइंड्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. वन वर्ब इज कॉल्ड प्राइमरी एंड अदर वन इज कॉल्ड हेल्पिंग. P stands for primary and H stands for helping. प्राइमरी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिसके बेस पर कोई पूरा सेंटेंस जो है वो टिका हुआ है. और हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मोडाल्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कैन, कुड, मे एंड माइट, डेयर, नीड, विल, वुड, शुड एक्सेट्रा. और भी इनके अलावा कई मोडाल्स हैं, पर अभी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इन्हीं मोडाल्स को समझेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैन और कुड की. स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, कैन और कुड ये कहाँ लगते हैं. सबसे पहला लॉजिक आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट होता है और जो कुड है वो पास्ट टेंस में इंडिकेट होता है. जैसे अगर मैंने अपनी एबिलिटी प्रेजेंट में बतानी है तो मैं कैन यूज करूंगा. जैसे आई कैन डांस, मैं नृत्य कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ. तब प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन. पर यही बात मैंने जब बीते हुए समय के हिसाब से बतानी है तब हम मेंशन करते हैं कुड. अगर सेंटेंस मुझे ये दिया हो, जैसे आई कैन डांस, तो ये टेंस जो है वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है. अगर यही लाइन ऐसे बन जाए, आई कुड डांस, तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है. आई कैन डांस का मतलब है प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला, मैं नृत्य कर सकता हूँ. आई कुड डांस का मतलब है पास्ट को इंडिकेट करने वाला कि मैं नृत्य कर सकता था. कैन कुड दोनों भी जो है वो एबिलिटीज के लिए यूज किए जाएंगे. उसके बाद कैन कुड के कुछ और भी यूसेज हैं, वो हम देख लेते हैं. हाँ जी, अभी अभी हमने बात की कि कैन कुड जो हैं वो एबिलिटी के लिए यूज हो रहे हैं. इसको मैं अच्छी तरह से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि हमने लिखा कि कैन कुड जो हैं वो एबिलिटी के लिए यूज हो रहे हैं. कैन जो है वो प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए यूज होता है, कुड जो है वो पास्ट में एबिलिटी के लिए यूज होता है. उसके अलावा कैन वहाँ भी लगता है जहाँ किसी पॉसिबिलिटी की बात हो, यानी कोई संभावना की बात हो. जैसे ये काम किसी के भी साथ हो सकता है. इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट कैन हैपन टू एनीवन. दोबारा से समझिए, कैन वर्ड जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. कोई भी संभावना के लिए हम कैन वर्ड यूज कर सकते हैं. इट डैश हैपन टू एनीवन, यहाँ मैंने कैन लगाया कि ये काम किसी के साथ भी हो सकता है. अगर इसका मैंने पास्ट में वर्जन करना हो कि ये काम किसी के भी साथ हो सकता था, तब मैं कैन की जगह क्या यूज कर दूंगा, कुड. उसके अलावा किसी को हमने किसी चीज की परमिशन देनी हो, उसके लिए भी कैन वर्ड यूज हम कर सकते हैं. जैसे हम नॉर्मल किसी को बोलते हैं ना, जैसे तुम जा सकते हो, यू कैन गो. हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुम वहां जा सकते हो या तुम यहाँ जा सकते हो, यू कैन गो. तुम अब जा सकते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, यू कैन गो नाउ. तो ये कैन का दूसरा वर्जन हो गया कि हम इसे पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रही बात अब कुड की. अभी तक तो कुड का हमने ये पढ़ा कि कुड कैन का पास्ट होता है. साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कुड
किन कंडीशंस में अप्लाई हो सकता है। अब देखिए कुड किन कंडीशंस में इस्तेमाल हो सकता है। कुड जो है एक स्पेसिफिक ड्यूल कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ किस ड्यूल कंडीशन की बात की जा रही है, जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही डैश वो तुम्हारी मदद कर सकता था अगर तुमने उससे बात की होती। देखिए यहाँ पर इफ आ गया, यानी कोई कंडीशन आ गई है बीच में कि वो तो ही तुम्हारी मदद कर सकता था अगर तुमने उससे पूछा होता। तो इट मीन्स कंडीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कुड। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब जब कंडीशन की बात हो रही हो तब तब हमने जो है वो कुड वर्ड को रिफ्लेक्ट यहाँ पर करना है। तो ये यूसेज हो गए कैन और कुड के। उसके बाद अब हम कुछ सिंपल मॉडल्स की तरफ चलते हैं, जैसे नीड, डेयर, मे, माइट, इनकी हम पहले बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स ये काम नोट करना चाहते हैं यहाँ से देख के कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। अब हम अगले दो मॉडल्स की बात करते हैं। वन इज नीड, अदर इज डेयर। दोनों के काम अलग, दोनों का यूसेज अलग। नीड का सभी को मतलब पता है, ज़रूरत, ये भी अपने आप में एक मॉडल है। और डेयर का मतलब सभी को पता है, हिम्मत। सिंपल सी एग्जांपल डेली लाइफ से हम लेते हैं। जैसे मैं अगर किसी से पूछूं कि क्या मुझे वहां जाने की ज़रूरत है, तो सिंपल सा इसका वर्जन क्या बन जाएगा, नीड आई गो देयर। क्या मुझे वहां जाने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीड आई गो देयर का मतलब है कि क्या मैं वहां जाऊं, क्या मुझे इसकी नीड है या नहीं। जबकि डेयर वर्ड का मतलब क्या है, डेयर का मतलब है हिम्मत। अगर हम ये सेंटेंस लिखें, द हेडमास्टर डैश चेक ऑल दीज अकाउंट्स। ये सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसके आगे आपको दो ऑप्शन भी दिए होंगे, नीड या डेयर। अब कॉमन सेंस के हिसाब से हमने सोचना है कि यहाँ पर हम कौन सा मॉडल रिफ्लेक्ट करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये बनना चाहिए कि हेडमास्टर को इन सभी खातों को चेक करने की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली अगर ज़रूरत वर्ड को हमने रिफ्लेक्ट करना है तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा नीड। और अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेट कर रहा है तो नीड के साथ एस भी चलेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा द हेडमास्टर नीड्स चेक ऑल दीज अकाउंट्स। यहाँ पर टू वर्ड भी आएगा। पर अगर हमने डेयर वर्ड को रिफ्लेक्ट करना है, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारी ये काम करने की हिम्मत कैसे हुई, तो हम सीधे ये लिख सकते हैं, हाउ डैश यू टू डू दिस वर्क। तुम्हारी ये काम करने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर अब नीड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, डेयर। तो उम्मीद है आपको नीड और डेयर में फ़र्क समझ आ गया हो। नीड तब लगता है जब ज़रूरत की बात हो, डेयर तब लगता है जब हिम्मत की बात हो। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये काम रद्द हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स दो अलग मॉडल आ गए हमारे सामने, शुड और मस्ट। शुड और मस्ट कहाँ लगते हैं, जब भी हमारे नैतिक फर्ज की बात की जाए।
स्टूडेंट्स माने जाते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, अध्यापकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये सारे नैतिक फर्ज हैं, उनके लिए हमेशा शुड वर्ड ही रिफ्लेक्ट होगा। जैसे सिंपल में हम लिख लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उसमें शुड वर्ड लगेगा। शुड का मतलब ही ये कोई काम करना चाहिए। वहीं अगर मस्ट आ जाए, मस्ट जो है वो कंपल्शन को रिफ्लेक्ट करता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अगर शुड जो है वो किसी नैतिक फर्ज की बात कर रहा है, तो मस्ट जो है वो किसी कंपल्शन की बात कर रहा है कि ये काम जरूरी तौर पर होना ही चाहिए। ठीक है। अगर हम यहां ऐसे लिखते हैं, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली, इसका मतलब बन जाएगा तुम्हें हर रोज कसरत करनी ही पड़ेगी। मस्ट का मतलब ये जो काम रेगुलरली करना ही पड़ेगा। और अगर यू के साथ मस्ट की जगह मैं शुड लगा दूं, फिर इसका मतलब बन जाएगा तुम्हें हर रोज कसरत करनी चाहिए। स्टूडेंट्स मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पॉइंट ध्यान से समझिए। शुड जो है तब लगता है जब कोई काम करना चाहिए, मस्ट तब लगता है जब कोई काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में हम एग्जाम्प्लीफाई कर देते हैं, वी डैश रिस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर मान करना चाहिए। अगर यहाँ हो जाता ना वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, इसका मतलब ही चेंज हो जाता। इसका मतलब बन जाना था कि हमें बड़ों का आदर मान करना ही पड़ेगा। तो यानी शुड उसके लिए जो काम करना चाहिए, मस्ट उसके लिए जो काम करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। एक और इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वही एग्जांपल वन। अगर मैंने यहाँ समझाना हो कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा का मतलब है मस्ट। और अगर यही चीज मैं यहाँ पर लिख दूं कि तुम्हें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अगर चाहिए वर्ड आ गया इट मीन्स फिर आएगा शुड, यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि इंग्लिश में एक वर्ड अगर हम अलग कर दें उसकी जगह से, तो पूरी लाइन का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही उसका वर्जन चेंज हो जाता है। देखिए, यू डैश कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, इसका मतलब है तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना चाहिए सॉरी। और यहाँ पर मतलब है यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी काम करना ही पड़ेगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर ये रब हो जाएगा।